अमर आज देर तक सोया पड़ा था। वैसे तो वह रोज जल्दी ही उठ जाता है, या कहे कि उठना पड़ता है। अमरनाथ त्रिपाठी डिप्यूटी जनरल मैनेजर के पोस्ट पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में पिछले 14 वर्ष से काम कर रहा है। वह कंपनी के मालिक मेहता का दाहिना हाथ है। आसमान चूमती सैलरी, साथ में अन्य सुविधाएं जैसे ड्राइवर, पेट्रोल से भरी गाड़ी, पूरी तरह से सुसज्जित फ्लैट, मेडिकल और बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्चा, साल में एक बार विदेश में घूमने का खर्चा और पूरे वर्ल्ड में ऑफिशियल टूर का अलग रुपया। जब इतनी सारी सुविधाएं देती है कंपनी, तो काम भी दबा कर लेती है। सच तो यह है कि उसी ने ही कंपनी को सक्सेस की चोटी पर चढ़ाया है। इसके मुकाबले की जो दूसरी कंपनी है, वे अमर पर नज़र लगाए हैं कि कब अमर का मेहता से मतभेद हो और कब वे उसे चारा फेंक अपनी कंपनी में खींच ले। हाँ, तो ये भोर की नींद उसे बचपन से लुभाती है। उसके पिता एक श्रद्धालु ब्राह्मण आलोकनाथ जी, गांव के छोटे से प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, तनख्वाह अनियमित। पहली पत्नी 2 साल के अमर को छोड़कर संसार से चल बसी, तो अमर की देखभाल के लिए ही गरीब पंडित की बेटी सुगंधा को ब्याह लाए थे वे। उससे 2 बच्चे हुए, बेटा ब्रिजेश और बेटी लक्ष्मी। अपनी तनख्वाह में गृहस्थी नहीं चलती, पर 6 बीघा जमीन थी उनके पास, उसी से रोटी कपड़ा चल जाता। मिट्टी का कच्चा घर तो था ही अपना, पर उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति थी पूरे गांव का आदर सम्मान। भोर में वे 4 बजे उठ जाते थे, अपने साथ ही अमर को जगाकर पढ़ने बिठा देते। कहते, प्रातःकाल का अध्ययन सबसे श्रेष्ठ होता है। सूर्योदय तक बिस्तर पर रहना चांडालों का काम है। बेचारा अमर बचपन से ही भोर की मीठी नींद से वंचित रह गया। विद्यार्थी जीवन पूरा होते ही कंधों पर आ बैठा ऊंचे पद का दायित्व भोर की तो क्या, रात की नींद भी छीन रही थी। पर संडे के दिन भी अमर देर तक सोता है, सपना भी नहीं जगाती, उल्टे बच्चों को उनकी नींद में खलल डालने से रोकती है। आज संडे नहीं, मंडे है, सप्ताह भर काम करने का पहला दिन। अमर गहरी नींद में सो रहा था। इतनी निश्चिंत शांति की नींद वह सालों से नहीं सोया। बच्चे कब स्कूल चले गए पता नहीं चला। पहली चाय रोज की तरह सिरहाने रखकर कब शामों भी चला गया उसका भी पता नहीं चला। सपना के जोरदार झकझोरने से उठा, हड़बड़ाकर देखा तो खिड़की के पर्दे हटा दिए गए हैं। फर्श पर धूप, सामने सपना हाउस कोट पहने खड़ी हंस रही थी। उठिए मिस्टर, पता है 9 बज गए हैं। आज सिंगापुर वाली पार्टी से मीटिंग है ना। धत, नींद खराब कर दी मेरी। सपना पलंग पर बैठी प्यार से उसके बिखरे बालों को संवार रही थी और हंस रही थी। बच्चों से कम नहीं हो तुम। वे भी तैयार होकर स्कूल चले गए, चलो उठो। वह फिर लुढ़कने को तैयार। सोने दो मुझे सपना। अरे अरे ठीक 12 बजे मीटिंग है तुम्हारी। भाड़ में जाए मीटिंग, वो मेहता का बच्चा संभाले अपने आप मीटिंग को। क्या कह रहे हो अमर? ठीक ही कह रहा हूँ। सैटरडे को ही मैंने रिज़ाइन लेटर उसके मुंह पर मार दिया है। अब मैं स्वतंत्र हूँ। क्या? सपना इस तरह छिटक कर खड़ी हो गई मानो बिजली का हजारों वोल्ट का झटका लगा हो। तुम इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी? हाँ, इतना बड़ा निर्णय तुमने मुझसे पूछे बिना लिया कैसे? अमर ने देखा 2 मिनट पहले की रोमांस भरी मधुर मुस्कान उसके चेहरे से गायब थी। अब वहाँ गुस्से की ज्वाला थी। क्या तुमसे पूछता? ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। मैं जॉब करूँगा या नहीं ये मेरा फैसला है। गुस्से में हाँफ रही सपना। तुम्हारा फैसला? वाह बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा वो पर्सनल कुछ भी नहीं है जो अपनी मर्जी से चलोगे। घर परिवार वाले हो, तुम्हारे सब कुछ पर हमारा हक है। तुम बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? सोने की खान जैसी जॉब जिसने तुमको झोपड़े से उठाकर महल में बिठा दिया, समाज की हाई सोसाइटी में तुमको पहचान दी, तुम उसी जॉब को अकड़ दिखाकर छोड़ आए। ए हेलो, ये सब जो तुम मुझे गिना रही हो वह सब मुफ्त में नहीं दिया है किसी ने मुझे। अपनी योग्यता और ईमानदारी की बदौलत हासिल किया था मैंने यह मुकाम। कैंपस सिलेक्शन में टॉप किया था। एक पिछड़ी कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन 14 सालों में। करोड़ों का मुनाफा कमा कर दिया कंपनी को। नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने तिनके की तरह बह जाती मेहता की कंपनी। अपने मुंह मियाँ मिठू तो बनो मत। तुम जैसे इंजीनियर आजकल क्लर्क का काम कर रहे हैं।
हाँ कर रहे हैं, पर 14 साल पहले आज की तरह भर भर कर नहीं निकलते थे इंजीनियर हर वर्ष। थोड़ी नरमी दिखाई सपना ने। देखो, आपस में झगड़ा करने से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। मेहता साहब इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना। तुमसे कंपनी को कितना मुनाफा है वे ये भी समझते हैं। तुम इतने सालों से इस कंपनी के प्रतिनिधि हो, बहुत से देशों के लोग तुमको ही जानते हैं इस कंपनी के नाम से। तुम्हारे न रहने का मतलब है कंपनी का बहुत नुकसान हो सकता है। बहुत सारे बाहर के कस्टमर तुम्हारी जगह नया आदमी देख डील ही ना करे। इस बात को मेहता साहब भी जानते हैं। अमर अवाक ही सपना को देख रहा था। वह भी एक बड़ी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर कार्यरत है। 60,000 रुपये से ऊपर की तनख्वाह लेती है। उसमें इतनी प्रैक्टिकल समझ, व्यावसायिक बुद्धि है, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। और ऐसा दांवपेच तो इतने बड़े बड़े डील करके भी उसके दिमाग में नहीं आया। देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेहता साहब मजे हुए बिजनेसमैन हैं, अपना फ़ायदा अच्छी तरह समझते हैं। तुम्हारी जगह नए आदमी को लेकर उसे अपने हिसाब से तैयार करने में उनको सालों लग जाएंगे। कंपनी को बहुत नुकसान होगा। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वे मुझे बेटी की तरह मानते हैं। तुम माफ़ी मांगकर अपना इस्तीफ़ा वापस ले लो। आज की सिंगापुर वाली डील में सफल हो जाओगे तो वे और भी खुश हो जाएंगी। चलो उठो, मैं भी तैयार होती हूँ। तुम्हारी परेशानी का हल निकालकर मैं अपने ऑफिस चली जाऊँगी। माफ़ी मांगूंगा मैं? अरे, ये बस औपचारिकता भर है। 2 शब्द कह देने में क्या जाता है। उम्र में पिता समान हैं और मालिक हैं। कभी नहीं। अपने ब्राह्मण पिता का खून जाग उठा अमर की धमनियों में। वह पिता जो आज भी न्याय, निष्ठा, सदाचार, सपाट बयानी व सत्य वचन के लिए जाने जाते हैं, उनकी पहली संतान इतना नहीं गिर सकती। सवाल ही नहीं उठता माफ़ी मांगने का। गलत वे है, मैं नहीं। माफ़ी उनको मुझसे मांगनी चाहिए। फिर से खींच उठी सपना। तो तुम रिज़ाइन लेटर वापस नहीं लोगे? माफ़ी नहीं मांगोगे? कभी नहीं। ठीक है। अनपढ़ गंवार महिलाओं की तरह मुंह बिदकाकर सपना चीखी। तो अब मज़े करो, बीवी की कमाई खाओ, उसकी तनख्वाह पर मौज मस्ती करो। अमर का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या स्वार्थ का नग्न रूप देख रहा है वह। पहले तो यही सपना प्यार में समर्पण, त्याग और मधुरता की बात करती थी, पर उसके स्वार्थ पर चोट लगते ही क्या बदलाव हो गया। अमर की नज़रों में सबसे सुंदर चेहरा आज कितना भयंकर और क्रूप हो उठा है। वह अपलक उसे देखता रहा। गुस्से में बड़बड़ाती सपना तैयार हुई, डटकर नाश्ता किया, गैराज से अपनी गाड़ी निकाल ऑफिस चली गई। अब लंच में लौटेगी बच्चों को स्कूल से लेकर 2 बजे, 3 बजे फिर लौटेगी 6 बजे। रोज का यही रूटीन है उसका। सपना के जाने के बाद एक अलसाई अंगड़ाई लेकर अमर उठ बैठा। घड़ी ठीक 11 बजा रही थी। चलो, अब पूरे 4 घंटे हैं उसके हाथ में सोच विचार कर फैसला लेने को। फ्रेश होकर आते ही श्यामू ने ताज़ी चाय लाकर टेबल पर रखी। उसने चाय पी। सपना से पूरी तरह मोह भंग हो चुका है। आज वह खुद समझा गई है उसका रिश्ता बस स्वार्थ का रिश्ता है। इन्हीं सब उलझनों में फंसा वह अतीत के पन्ने पलटते हुए उसमें खो गया। अपने पिता को वह कभी कभी आर्थिक चिंता करते देखता था, तब सुगंधा यानी सौतेली माँ कभी डांट कभी प्यार जता उनको हिम्मत बांधती थी कि चिंता क्यों करते हो जी, सब समस्या का समाधान निकल जाएगा। कभी भी आर्थिक दुर्बलता को लेकर पिता को ताने देते या तंज के कसते नहीं सुना, न ही कभी अपने लिए कुछ मांग करते देखा था। अपनी माँ की तो यादें भी नहीं है मन में। 2 साल की उम्र से ही उसने सुगंधा को अपनी माँ ही जाना है और सुगंधा ने भी उसे पलकों पर पाला है। ब्रिजेश से बढ़कर प्यार किया। उसका भी तो पिताजी से वही रिश्ता था जो सपना का उसके साथ है। फिर सुगंधा हर मुश्किल घड़ी में पिताजी के साथ रही, साहस जुटाया, मेहनत करके साथ दिया और सपना ने आज उसकी रोटी का एक कौर भी नहीं खाया अभी, फिर भी अपनी कमाई का ताना दे गई। पति के मान सम्मान की कोई कीमत नहीं, जो उसे पूरी तरह मिट्टी में मिलाने माफ़ी मंगवाने ले जा रही थी उस झूठे और बेईमान मेहता के पास। उसने उसके आत्मसम्मान की प्रशंसा नहीं की, एक बार भी हिम्मत नहीं बढ़ाया कि ठीक किया, चिंता क्यों करते हो, मेरी जॉब तो है ही, दूसरी जॉब मिलने तक मैं सब संभाल लूँगी। वाह, क्या कहने
उच्च समाज की अति उच्च पोस्ट पर कार्यरत पत्नी की। आज सपना ने 14 साल से पति से सारे सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान, अपने हर शौक की पूर्ति, आराम, विलास का जीवन सब कुछ एक झटके में उठाकर फेंक दिया। अपनी जरा सी असुविधा की कल्पना मात्र से एक बार भी नहीं सोचा कि पति के पास कितनी योग्यता है, कितना अनुभव है और अपने क्षेत्र में कितना नाम है। वह 2 दिन भी नहीं बैठेगा। कितनी कंपनियों के मालिक हाथ फैलाए बैठे हैं उसे खींच लेने के लिए, देश ही नहीं विदेशों में भी। और उसकी सबसे प्रिय पत्नी उसकी बराबरी कर गई डोनेशन वाले सड़क छाप इंजीनियर लोगों के साथ। बस अब और नहीं। पार्लर ने जो सुंदर चेहरा दिया है सपना को, वह मुखौटा हटाकर उसके अंदर का भयानक स्वार्थी क्रूर चेहरा खुद ही दिखा गई है। वह आज उसका सारा मोह भंग हो चुका है। अपने ही अध्यापक की बेटी सपना को पाने के लिए वह स्वयं कितना स्वार्थी बन गया था, आज उस बात का एहसास उसे हुआ है। इंजीनियरिंग के खर्चे के लिए उस गरीब परिवार के मुंह की रोटी 6 बीघा खेत तक बिकवा दिया। पिता आलोकनाथ पर दबाव डाला। अपने 2 छोटे छोटे बच्चों की चिंता करके भी सौतेली माँ सुगंधा ने एक बार भी पिताजी को नहीं रोका और उसने इन 14 सालों में उधर पलटकर भी नहीं देखा, क्योंकि उसे बहाना मिल गया था। जब जॉब पाकर पिताजी की आर्थिक सहायता करने का समय आया, तब सबसे पहले सपना से शादी करके अपने परिवार से पल्ला झाड़ने का बहाना खोजने लगा और मिल भी गया। निष्ठावान ब्राह्मण आलोकनाथ जी ने दूसरी जाति की बेटी को अपने घर की बहू के रूप में नहीं स्वीकारा और वह खुश होकर रिश्ता तोड़ गया। असल में उसके अंतर्मन में डर था, आशंका थी कि इस गरीब परिवार से जुड़ा रहा तो कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूर ही चला जाएगा इस परिवार के हिस्से में, जबकि पिता छोड़ औरों से उसका खून का रिश्ता है ही नहीं और पिता के प्रति भी क्या दायित्व निभाया। दिल्ली से 1.5 घंटे रास्ता है रामपुर गांव का। रामपुर वह भी हाईवे के किनारे। गांव के मुखिया का बेटा सुजीत मोटरसाइकिल लेकर आया था उसे लेने। गेट पर ही मिल गया। एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसके बाद ही प्रमोशन की घोषणा होने वाली थी। सपना ऑफिस न जाकर घर में ही सांस रोके बैठी थी। वह ऑफिस ही निकल रहा था कि सुजीत ने पकड़ा। अमर, जल्दी चल, तेरे पिताजी नहीं रहे, अभी अर्थी नहीं उठी, तू जाएगा तब उठेगी। उसके दिमाग में प्रमोशन की मीटिंग चल रही थी। इस समय यह झूठ झमेला खींचकर वह बोला, ब्रिजेश है तो? सुमित का मुंह खुल गया था। क्या कह रहा है तू? बड़ा बेटा है और तेरे पिता थे वे। देख, मेरे जीवन का सवाल है, आज मैं नहीं जा सकता, जरूरी काम है, आ जाऊंगा, तू जा। सुजीत के खुले हुए मुंह के सामने वो ऑफिस चला गया था। 9 वर्ष पुरानी बात हो गई। अमर ने फैसला ले लिया और फैसले के बाद अपने को जहाँ पाया उससे उसके होश उड़ गए। उसका अपना कुछ है ही नहीं। यह कंपनी का सुसज्जित फ्लैट नहीं, शहर के सीमा पर बाग बगीचों से सजी सुंदर कोठी है। गांव की मिट्टी में पले अमर को 10 मंजिल पर टगे रहना अच्छा नहीं लगता था। तब इतनी आबादी भी नहीं थी। इधर तो सस्ते में ज़मीन मिल गई, फिर मनपसंद नक्शे से घर बनवा लिया। कुशल माली के साथ खड़े हो पेड़ पौधे लगवाए जो अब बड़े हो गए हैं। लॉन में भोपाल से मंगवाकर कारपेट घास लगवाई। पर ये कुछ भी उसका अपना नहीं है। पूरा का पूरा घर सपना के नाम है। उसने सारे बैंक अकाउंट, निवेश के कागज़ देखे, सब कुछ सपना के नाम था। कहीं भी कुछ भी उसके अकेले के नाम नहीं। हाँ, एक खाता उसके अकेले के नाम का ज़रूर है, जहाँ उसकी सैलरी जमा होती है। उसे खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ 65,000 रुपये पड़े हैं। चलो, भागते भूत की लंगोटी संकटकालीन समय को पार कर देगी। 6,000 पर्स में है। और हाँ, आज 19 तारीख है, कल संडे गया है। 17 तारीख सैटरडे को इस्तीफ़ा दिया है, शाम को 4 बजे। मतलब उस दिन तक की तो सैलरी मिलेगी ही। पर वो जानता है कि हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा बेरोजगार नहीं रहने वाला। बस ये बीच का समय काटने के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह चाहिए। वह अटैची में ज़रूरी पेपर्स रख रहा था, तभी ध्यान आया एक पॉलिसी और है जिसमें सपना का नहीं, एक ट्रस्ट का नाम है। 30 लाख की पॉलिसी है। अमर ने वो पॉलिसी निकाली। 1 हफ्ते के बाद वो मैच्योर हो रही है। चैन की सांस ली कि चलो 30 लाख रुपए हाथ में रहेंगे। अब उसे कोई चिंता नहीं। उसने पॉलिसी अटैची में संभाल कर रख ली।
इसके बाद कपड़े लत्ते बैग में डाले। बैग को शामू से गाड़ी में रखवा दिया। शामू ने नाश्ता लगा दिया। नहाते नहाते ही उसने निर्णय कर लिया था कि भरपेट नाश्ता करके ही निकलेगा। अभी तक तो सपना के घर में रोटी उसी की कमाई की है। नाश्ता कर लैपटॉप उठा चलते चलते एक क्षण के लिए रुका। एक कसक यहाँ छोड़कर जा रहा है दोनों बच्चे। उसकी आंखें भर आई, पर जाना तो पड़ेगा ही। आज उसने सबसे पहले अपने निजी खाते से 10,000 निकाल पर्स में रखे, फिर गाड़ी से नगर निगम सीमा पार की। अपने गांव की सड़क पर गाड़ी जब उतारी तब अचानक याद आया, 14 साल हो गए घर आए, एक जमाना बीत गया, जाने कितना बदलाव हो चुका होगा। एक बदलाव तो अभी देख रहा है अमर। पहले गांव जाने की सड़क चौड़ी तो इतनी ही थी, पर कच्ची थी। 12 महीना धूल उड़ाती, बरसात में कीचड़ भरी। अब काले कोलतार की साफ सुथरी रोड चमचमाती नागिन सी पड़ी है। उस पर भी टेम्पो चल रहे हैं। उसकी गाड़ी फिसलती चली जा रही है। गांव की सीमा में एक चाय की दुकान क्या, जरा सी आड़ बना रखी थी। वहाँ एक तख्त पर 2 युवतियाँ, सामने एक टेबल पर स्टोव, केतली, दूध का भगोना, कांच के जार में सस्ते बिस्कुट, नमकीन और ब्रेड्स। ग्राहक शून्य दुकान थी। उसने एक गति धीमी की, उतर पड़ा। एक युवती सलवार सूट में थी, दूसरी साड़ी में। उसके उतरते ही सलवार वाली युवती चहक उठी, बड़े भैया। साड़ी वाली युवती ने जल्दी से पल्ला खींच सिर मुंह ढक लिया। यह सहज संकोच सम्मान प्रदर्शन आज शिक्षित शहरी समाज में जड़ से उखड़ एकदम समाप्त हो गया है। उसका मन जुड़ गया। लड़की की ओर देखा। अरे तू तू लक्ष्मी है क्या? जी बड़े भैया। भैया, लक्ष्मी ने तब तक आकर उसे प्रणाम किया। अमर का समाज बदल गया है। वह हाय हेलो तो जानता है, पर आशीर्वाद में क्या कहें नहीं जानता, इसलिए चुप ही रहा। लक्ष्मी ने कहा, भाभी, बड़े भैया के साथ मैं घर जा रही हूँ, तुम दुकान बंद कर जल्दी से घर आ जाओ। समय क्या क्या दिखाएगा मुझे। इनके मुंह का निवाला छीनकर उसने अपने ऊपर चढ़ने की सीढ़ी बनाई थी। वह तो ऊपर की चोटी पर चढ़कर आराम से बैठ गया, पर उसकी कीमत चुकाना कितना भारी पड़ा इस गरीब परिवार को। पंडित आलोकनाथ त्रिपाठी, जिनको जिलाधिकारी तक सम्मान की नज़रों से देखते थे, उनकी बहू बेटी 2 रोटी जुटाने के लिए चाय की दुकान खोले बैठी हैं। पर ब्रिजेश तो था, वो कहाँ गया? इतना कमाता नहीं है, आवारा हो गया है, या इतना अमंगल नहीं हुआ होगा। बहू के हाथों में सुहाग के प्रतीक लाल कांच की चूड़ियां हैं। घर एकदम खंडहर हो चुका है। मिट्टी का ही घर था, पर एकदम मजबूत, लीपा पोता, सुई भी गिरे तो उठा लो। छत इतनी मजबूत थी कि वह दोस्तों के साथ दिन भर छत पर पतंग उड़ाया करता था। और घर भले ही कच्चा हो, जमीन काफ़ी थी। पिताजी ने बांस का बेड़ा बना रखा था, पूरी सीमा को घेर, जिसे बाउंड्री वॉल कहते हैं। अब तक बांस के टुकड़ों का भी नामो निशान नहीं, सब बराबर हो गया। उसी के कोने में चाय की दुकान है। आंगन में आते ही मुग्ध हो गया। एक छोटा सा आम का पौधा लगाया था उसने आंगन के बीचों बीच। अब वह महावृक्ष बन गया है, मजबूत शाखाएं फैलाए खड़ा है। लक्ष्मी ने उसके पैर छूते हुए हंसकर कहा, बड़े भैया, ये तुम्हारा लगाया पेड़ है। माँ कहती है देखो कितना बड़ा हो गया है। छवड़ा भर भर मीठे आम उतरते हैं। सावन भर पूरे गांव की औरतें इस पर झूला झूलने आती हैं। ये सच है कि सुगंधा ने अपना सारा स्नेह प्यार उस पर पहले ही दिन से न्यौछावर किया, पर अमर ने उसे कभी माँ नहीं समझा। उसके साथ उसका व्यवहार हमेशा ही औपचारिक रहा, कभी कोई झगड़ा या अपमान भी नहीं किया। पर आज उसने मन से जाकर उसके धूल भरे गंदे पैरों को छूकर प्रणाम किया। सुगंधा ने अपने दुर्बल हाथों से उसे छाती पर खींच लिया, माथे को चूमा। मेरा अमर, मेरा बेटा, कितने दिनों में आया रे तू। दंग रह गया वह। एक अनपढ़ निर्धन महिला जो सौतेली माँ है, अपने स्वार्थ के लिए इनकी मुंह की रोटी तक छीन कर ले उड़ा। आज तक पलट कर देखा भी नहीं। अपनी पत्नी जिसके ऊपर अपना सब कुछ लुटाता रहा, उससे करारा थप्पड़ न खाता तो आज भी इधर की दिशा नहीं लेता। उसे सुगंधा की आंसू भरी आंखों में कोई गुस्सा, कोई विराग नहीं, कोई शिकायत नहीं है, तो बस स्नेह ममता की अमृत धारा। माँ, कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ। तू खुश है?
बड़ा आदमी बन गया है, यह क्या कम सुख है। आंचल से तख्त पोंछा। बैठ बेटा। लक्ष्मी, भैया के लिए पानी ला। अमर ने देखा छत पर अनगिनत दरारें। कहीं कहीं तो दरार इतनी चौड़ी कि धूप का कतरा नीचे आ रहा था। साथ वाले कमरे की तो आधी छत ही गिर गई है। उसके ऊपर खुला आकाश। सिहर उठा वह। वहां बैठ पिताजी अध्ययन किया करते थे। दूसरे कोने में उसके पढ़ने की टेबल थी। माँ, छत तो कभी भी गिर सकती है। हाँ बेटा, पर क्या करे। बीजू को मुखिया की चीनी मिल में काम मिली थी। 10वीं भी पास न कर पाया। बल्कि लक्ष्मी की बुद्धि अच्छी है, 10वीं पार कर ली। सोचा था थोड़ा थोड़ा जोड़कर छत की मरम्मत करवा लेंगे, पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी। आधा पैर काटना पड़ा। बैसाखी पर चलता है वह अब। नौकरी चली गई तो दाने दाने को तरस गए। तब बहू और लक्ष्मी ने सलाह कर चाय की दुकान खोली। उससे रूखा सूखा ही सही 2 रोटी शाम को मिल जाती है। वह हैरान हो गया। उस किशोरी सी बहू के प्रति मन में आदर भर उठा। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद पति को धुतकार उससे पल्ला नहीं झाड़ा। उसके साथ रही, उसको उसके परिवार को सहारा दिया अपनी छोटी सी सीमित क्षमता के अनुसार। और सपना, इतनी बड़ी जॉब, इतनी संपन्नता, उसी का ही दिया इतना सुख आराम। अमीरी में जरा सा अंतराल आएगा, सोचकर ही इतने गुस्से में आ गई कि पति को ताने देते नहीं हिचकी। और ये छोटी सी निर्धन अनपढ़ लड़की। लक्ष्मी पानी ले आई। नल का ताज़ा पानी। वर्षों से मिनरल वाटर छोड़ सादा पानी नहीं पीता है अमर, पर आज निश्चिंत होकर नल का पानी पी गया और लगा बहुत देर से प्यासा था। बीजू है कहाँ? ठाकुर के बेटे ने सड़क पर पेट्रोल पंप खोला है। तेल भराने जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें से कोई साफ सफाई करवाते हैं तो बीजू को लगा दिया जाता है। कभी कभी 30-40 रुपए कमा लेता है और कभी कभी एकदम खाली हाथ। बेटा, तू हाथ मुँह धो ले। लक्ष्मी, ताजे पानी से बाल्टी भर दे। धुला तौलिया निकाल दे। माँ, सड़क पर गाड़ी खड़ी है, मैं अंदर ले आता हूँ। सुगंधा की आंखें फटी की फटी रह गई। तू गाड़ी लाया है? हाँ माँ। आत्मग्लानि और अपराध बोध से अमर का मन भारी हो रहा था। आज लग रहा था कि उस दिन वह गलत था। पिताजी कहते थे, धनवान बनो या ना बनो, पर बच्चा इंसान बनो। आदमी धन से नहीं मन से बड़ा होना चाहिए। पर उनके दिए सारे संस्कारों को ठेंगा दिखाकर उसने उस उपदेश को कभी ना अपनाया। अपना स्वार्थ तो पूरा हो ही गया। तभी वह सजग हुआ। सोचा, अरे उसके पास अपना बचा ही क्या है। एक नाम और नाम के पीछे जुड़ा सरनेम त्रिपाठी छोड़ सारे अभ्यास, आत्मजन, घर द्वार, यहाँ तक कि सोच भी तो सपना की है। उसके मम्मी पापा, उनके उपदेश, सपना के भाई बहन, उनकी आदतें, उठना बैठना, समाज में परिचय तक सपना का दिया है। सपना का पति, मिस्टर वर्मा का दामाद, अजीत साहब का जीजा, आलोकनाथ त्रिपाठी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, क्योंकि अपने सुपुत्र अमर त्रिपाठी ने स्वयं अपना अस्तित्व खो दिया। मिस्टर वर्मा का दामाद, सपना का पति नाम से ही तो जाना जाता है, तो फिर पंडित जी का नाम चलेगा कैसे? अमर ने गाड़ी लाकर खड़ी की। सुगंधा ने आकर गाड़ी को बड़ी सावधानी से छुआ। चेहरे पर गर्व का उजाला। तेरे पिताजी देखकर कितना खुश होते रे मुन्ना। अचानक ही अमर को लगा कि क्या होता अगर वह कैरियर के पीछे ऐसे सांस बंद कर न दौड़ता। पिताजी सदा कहते थे सहज, सरल व आदरणीय बने रहने के लिए, पर उसने तो स्वयं ही अपने जीवन को जटिल, इतना तनावपूर्ण बना लिया। वह होशियार था, शिक्षा पूरी कर कोई नौकरी कर लेता, काम पर जाता, फिर अपने आंगन में अपने प्रियजनों के बीच लौट खा पीकर चैन की नींद सो जाता। खेतों की हरियाली, कोयल की कूक और मिट्टी के सुगंध की चादर ओढ़। पर नहीं, उसने जो दौड़ शुरू की, दूसरों को पीछे छोड़ आगे और आगे जाकर आसमान छूने की, उसमें कोई विराम चिन्ह है ही नहीं। बस सांस रोककर दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। गिर गए तो मर गए, दूसरे लोग तुमको रौंद आगे निकल जाएंगे। आज इस गरीब थके हारे परिवार को देखकर एक नए संसार की खोज मिली उसको। यहाँ पल पल जीवित रहने की लड़ाई लड़ते हुए भी ये लोग कितने सुखी हैं, कितनी शांति है आम की घनी छाया के नीचे। एक दूसरे के प्रति कितना लगाव है।
कोई भी बुरा समय आए तो कैसे सब मिलजुल कर उसको मार भगाने को एकजुट हो जाते हैं। उसके जीवन में संपन्नता के साथ वह सब कुछ, सारी सफलताएं हैं जो आज के तथाकथित उच्चाकांक्षी लोगों का ही सपना है। पर आज सपना ने आंखों में उंगली डाल दिखा दिया कि उसके प्रति समर्पण किसी का भी नहीं। चल बेटा, खाना खा ले, थोड़ा आराम करके जाना, दिन रहते ही घर लौटना, समय ठीक नहीं है। बीजू लौटकर दुखी होगा कि भैया से भेंट नहीं हुई। एकाएक शब्दों में उस माँ जिसे वह सौतेली मानता था का स्नेह, ममता और संतान की चिंता देख अमर अंदर तक भीग उठा। मैं नहीं जा रहा, कई दिनों की छुट्टी लेकर आया हूँ, घर में रहूँगा। बुरी तरह चौंकी सुगंधा। क्या? अरे रहेगा यहाँ? देख रहा है घर द्वार की दशा। कहाँ सोएगा, कहाँ उठेगा बैठेगा, और नहाना धोना तुम लोग कैसे करते हो? पागल मत बन, हमारी बात मान। और क्यों, क्या मैं कोई आसमान से उतर कर आया हूँ? हंस पड़ी सुगंधा। अमर ने देखा इतना आंधी तूफान झेल कर भी सुगंधा की हंसी में आज भी वही शुद्ध पवित्र हृदय झांकता है, वही मीठी सहज सरल हंसी। कर लो बात, तेरा घर द्वार है, रहेगा क्यों नहीं? पर तेरे रहने लायक भी तो हो, तभी तो रहना है मुझे, इसको रहने लायक बनाने के लिए। क्या कह रहा है तू? माँ ना समझ था जो अपनी जड़ अपने हाथों काट गया था, पर मजबूत जड़ काट कर भी नहीं कटती। एक टुकड़ा भी रह जाए तो पेड़ फिर से लहलहा उठता है। माँ, मैं समझ गया हूँ कि मैं आज तक सोने के हिरन के पीछे दौड़ता रहा, जो लुभाता जरूर है पर किसी का भी अपना नहीं होता। बस तुम मुझे वह करने दो जो मुझे करना है। वह क्या है मुन्ना? इस घर को मजबूत पक्का घर बनाना है। 2 कमरे, 1 हॉल, बिजली पानी की व्यवस्था, रसोई बाथरूम की सुविधा, और आज से चाय की दुकान बंद। त्रिपाठी जी की बहू बेटी सड़क चलते लोगों को चाय बेचेंगी, यह तो बड़ी शर्म की बात है। वहाँ एक बहुत बड़ी राशन की दुकान होगी, एक नौकर होगा, बीजू उसमें बैठेगा। पर वह तो बहुत पैसों का। माँ, याद है तुम बचपन में कहती थी कि तेरा बेटा लाखों का नहीं करोड़ों का है। तुम रुपयों की चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ तो। रो पड़ी सुगंधा। मेरा बच्चा। चलो माँ, रोटी खिलाओ, भूख लगी है। मन एकदम नीले आसमान में जलहीन छोटे छोटे बादलों के टुकड़ों जैसा हल्का हो गया। उसे चिंता नहीं, इस वक्त पर्स में 30,000 रुपये पड़े ही हैं, काम शुरू करने में परेशानी नहीं होगी। पॉलिसी के 30 लाख रुपए ही है ही। उसे पता है कि वह एक हफ्ता भी खाली नहीं बैठेगा। दूसरे लोगों की नज़र वर्षों से उस पर है, उसकी काबिलियत और काम की निष्ठा से सब ललचाए बैठे हैं। देश और विदेश की कंपनियों के कर्णधार कई ऑफर इस समय भी उसके हाथ में है, बस एक्सेप्ट करने की देरी है, और वह करेगा भी। पर इस बार देश नहीं विदेश में ही जाने का मन बना लिया है, जहाँ सपना की परछाई भी ना हो। घर के ऊपर अपने लिए एक बड़ा सा पोर्शन बना लेगा, जहाँ से हरे हरे खेत, गाती कोयल, आम के बाग और गांव के किनारे किनारे बहती गंगा नदी दिखाई पड़ेगी। एक बार जिस पेड़ की जड़ काट कर गया था, उसकी जड़ के बचे हुए टुकड़ों से पेड़ फिर लहलहाता वटवृक्ष बन गया है। अब दोबारा से उस जड़ को नहीं काटेगा। साल में 2 बार माँ भाई बहन के पास अवश्य आएगा। बहुत दिनों बाद आलू की सब्जी और चूल्हे की आंच में सिकी गोल मटोल करारी करारी रोटियां पेट भर खाकर वह मूंज की बनी चारपाई पर दरी और साफ धुली चादर के बिछौने पर पड़ते ही सो गया। बहुत दिनों बाद गहरी और मीठी नींद आई है उसे। बहुत दिनों बाद उसे सुकून की नींद मिली है और वह चुपचाप सो गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।